देखो, टेंशन पढ़ने से पहले ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हम स्ट्रिंग को मास लेस एंड इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग का खुद का कुछ मास नहीं रहने वाला है और स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होने वाली है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, चेन भी हो सकती है। इस केस में जब तक कहा नहीं है तब तक अवर स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ऐसा है तो हम कहते हैं द restoring force in string is called as tension। अब इसे कैसे पढ़ना या इसे कैसे समझना, तो देखो एक सिंपल केस है, दो केसेस अपन देखते हैं। अब ये कोई ब्लॉक रहेगा विच इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। अब मैं जानबूझकर स्ट्रिंग को थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग है, जानबूझकर इसको बड़ा दिखाया है, या ऐसा करते हैं। ध्यान में आ रहा है क्या क्या किया है? ये जो स्ट्रिंग है इसका छोटा सा पोर्शन जूम करके यहाँ पर दिखाया है। अब देखो, दिस ब्लॉक ऑफ मास एन, ठीक है, ये ब्लॉक है जिसका मास एम है। ऑब्वियसली अब स्ट्रिंग को आपने एज मेंशन मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल कहा है, तो इस ब्लॉक का जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। इसका वेट रहेगा mg। देखो, न्यूटन के लॉज में हमने कहा है कि हम एक्चुअली इस ब्लॉक को एक पॉइंट मास जैसा कंसिडर करते हैं विच इज अटैच टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग का एक एंड इस प्रकार से है, तो यहाँ पर ये ब्लॉक का वेट mg एक्ट हो रहा है। अब ये स्ट्रिंग क्या करेगा? अब ये mg ये स्ट्रिंग के
एंड पॉइंट को, इस पॉइंट को लेकर नीचे लेकर जाने की कोशिश करेगा, पर ये पॉइंट नीचे जा रहा है क्या? नहीं सर, ये पॉइंट तो नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, सो हम कहेंगे कि ये पॉइंट नीचे नहीं जा रहा है, मतलब क्या? तो इसके ऊपर का जो पॉइंट है वो इस स्ट्रिंग के एंड को अपने तरफ खींच रहा है। इनको हम नाम देते हैं ठीक है। ये ए पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये एम जी इसे नीचे खींच रहा है। ठीक है, अब ये इसे नीचे खींचेगा तो क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ेगी, बट इसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती है। तो ये mg जो इस स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, डेफिनेटली इसको कोई ना कोई ऊपर खींचने वाला रहेगा। इसे अपन कहेंगे टेंशन टी। ठीक है, बट अब देखो, हमें न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर ऐसा है तो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करने वाला है। सो ये स्ट्रिंग का एंड, ये अगर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है तो इसके इमीडिएट ऊपर वाला पॉइंट, इसको ऊपर खींचने का काम कौन कर रहा है? दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये नीचे वाला पॉइंट ए, ये ऊपर वाला पॉइंट बी। बहुत पास पास में है पर हमने उनको अलग से निकाला है। सो देखो, ये ब्लॉक ऑफ मास m, ये नीचे खींचेगा mg से। स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ नहीं सकती, मतलब ये स्ट्रिंग का नीचे वाला जो पॉइंट है ए, इसको कोई ना कोई ऊपर खींच रहा होगा, जिसको अपन कह रहे हैं टेंशन। ये क्या कर रहा है? स्ट्रिंग की लेंथ इलोंगेट होने से रोक रहा है, इलोंगेशन रोक रहा है। दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस ए को बी अगर ऊपर खींच रहा है तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी। दिस इज फोर्स ऑन स्ट्रिंग एलिमेंट ए बाय बी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि सिमिलरली देयर विल बी अ फोर्स ऑन एलिमेंट बी बाय ए। फोर्स ऑन स्ट्रिंग एलिमेंट बी बाय ए, which is equal in magnitude, but it must be opposite in direction। सही है क्या? हाँ सर। अब क्या ये बी, इस टेंशन के कारण ये बी एलिमेंट नीचे जाना चाहिए, बट बी नीचे जाता नहीं है, तो देयर मस्ट बी अनदर एलिमेंट सी विच इज अपवर्ड, जो इस बी एलिमेंट को ऊपर खींच रहा होगा। अब देखो, ये स्ट्रिंग स्टेशनरी है, ना नीचे जा रही है ना लेंथ बढ़ रही है, मतलब दिस एलिमेंट ए इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका मतलब जितना mg रहेगा उतना ही टेंशन रहेगा, और ये टेंशन इस प्रकार से थ्रू आउट स्ट्रिंग ट्रांसमिट होगा। और इसलिए आप टेंशन को इस प्रकार से दो एरोस से दिखाते हैं और कहते हो एज स्ट्रिंग इज मासलेस, इसका खुद का वेट नहीं है, इसकी लेंथ भी बढ़ती नहीं है, मतलब थ्रू आउट स्ट्रिंग टेंशन टी रहेगा। क्या इतना पार्ट ध्यान में आया क्या? सर एक बार फिर से समझाओ ना। एक बार फिर से बताता हूँ। देखो,
ये स्ट्रिंग को एक हमने m मास का ब्लॉक अटैच किया है। दिस स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस मतलब स्ट्रिंग का खुद का कुछ मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल मतलब उसकी लेंथ बढ़ती नहीं है। ठीक है, एक्सटेंशन नहीं होगा, इनएक्सटेंसिबल। अब हमने कहा द टेंशन इज रिस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस ब्लॉक एम पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी जिसके कारण इस ब्लॉक ने नीचे जाना चाहिए। अब ये ब्लॉक तो नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, इस ब्लॉक के साथ कौन अटैच है, पॉइंट ए ऑफ स्ट्रिंग। फिर क्या होना चाहिए ये ब्लॉक ए को नीचे लेकर जाएगा। ठीक है, इस ए पर ये mg फोर्स लगेगा, बट स्ट्रिंग की ना लेंथ बढ़ रही है ना ये पॉइंट नीचे जा रहा है। मतलब देयर मस्ट बी अनदर फोर्स ऑन दिस एलिमेंट ए which is maintaining it in equilibrium condition, state of rest. So mg अगर नीचे है तो इस पॉइंट ए पर, जिसको हमने स्ट्रिंग का एलिमेंट ए कहा है, इसके ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स रहेगा जिसे हमने कहा है टेंशन। फोर्स ऑन स्ट्रिंग एलिमेंट ए, इस एलिमेंट ए पर बी ने लगाया हुआ फोर्स रहेगा ये, इसे हमने कहा है टेंशन, टीएबी, फोर्स ऑन एलिमेंट ए बाय बी। बट इस ए के इमीडिएट ऊपर एक बी पॉइंट है। हमें न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इस एलिमेंट ए पर बी फोर्स लगाता है तो डेफिनेटली ये एलिमेंट ए भी बी पर फोर्स लगाएगा, विच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एलिमेंट ए को अगर बी ऊपर खींचता है तो ए एलिमेंट बी को नीचे खींचेगा, और ये दोनों भी फोर्सेस, दोनों भी टेंशन इक्वल रहेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा ये देखो यार, जिस प्रकार से ए की कंडीशन है ए नीचे नहीं जा रहा है, वैसे बी की भी कंडीशन है, तो डेफिनेटली बी पर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में किसी और एलिमेंट ने लगाया होगा। तो बेसिकली ये जो वेट है, ये जो फोर्स है, इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द स्ट्रिंग कंटिन्यूअसली, और इस प्रकार से हम इसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से टेंशन करके स्ट्रिंग में दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी और एक केस देखते हैं, मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ेगी। हम कह रहे कि देखो इस प्रकार से ये कोई फ्लैट सरफेस और इसके ऊपर दो ब्लॉक्स हैं। अब देखो क्या कहा है, देयर आर टू masses ma and mb connected by a string placed on smooth and frictionless surface। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, तो देखो इस ma पर फोर्स लगा, क्या होना चाहिए सर, इसके ऊपर अगर फोर्स लगा तो इस ब्लॉक का एसिलरेशन होगा। ओके, ब्लॉक का एसिलरेशन होगा मतलब क्या होगा, तो ब्लॉक की मोशन होगी, बिल्कुल सही है। पर ये ब्लॉक किसके साथ अटैच है, तो दिस ब्लॉक इज अटैच विद दिस पार्टिकल पी ऑफ स्ट्रिंग। तो ब्लॉक की अगर मोशन होती है तो क्या पार्टिकल पी की मोशन होगी क्या, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब हमारा स्ट्रिंग कैसा है,
our string is massless and inextensible. अब इसके कारण क्या होगा? दिस इज जस्ट लाइक, अगर मेरी साइकिल आगे जा रही है तो पीछे वाले सीट पर डबल सीट जो कोई भी बैठा होगा वो भी साइकिल के साथ आगे जाएगा। हाँ सर, ये तो ऑब्वियस है। सो इस दिस ब्लॉक एम एक ए ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग का पॉइंट पी अटैच है वो भी आगे खींचा जाएगा, बिल्कुल सही है। बट स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ नहीं सकती है। पार्टिकल पी अगर आगे जाता है तो पार्टिकल पी के साथ अटैच पीछे वाला पार्टिकल भी आगे जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर पार्टिकल पी पर आगे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो जिस प्रकार से पार्टिकल पी पर आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वैसे ही इस स्ट्रिंग के सभी पार्टिकल पर आगे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ नहीं सकती है, इसका मतलब जितना ब्लॉक ए आगे गया उतना ही पार्टिकल पी आगे जाएगा, उतना ही यहाँ का पार्टिकल क्यू आगे जाएगा, उतना ही यहाँ का पार्टिकल आर आगे जाएगा। बट आर इज अटैच विथ दिस ब्लॉक एम बी। सो अगर हमने फोर्स लगाया तो एम ए की जितनी मोशन हुई, एम ए जितना आगे गया उतना ही पार्टिकल पी आगे जाएगा, बिकॉज पी इज अटैच विथ एम ए। स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ नहीं सकती है, इसका मतलब क्यू भी उतना ही आगे जाएगा, आर भी उतना ही आगे जाएगा, ब्लॉक एम बी के भी मोशन उतनी ही होगी, डिस्प्लेसमेंट उतनी ही होगी। इसका मतलब इस फोर्स के कारण अगर ये दो ब्लॉक्स एम ए और एम बी अगर स्ट्रिंग से अटैच है तो जो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का रहेगा वही एक्सीलरेशन ब्लॉक बी का रहेगा। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल सही है सर। तो देखो इस फोर्स ने क्या किया, तो इस फोर्स ने इस एम ए का एक्सीलरेशन किया विथ ए, ठीक है, तो उसने इस पार्टिकल पी का भी एक्सीलरेशन किया विथ ए, क्यू का भी एक्सीलरेशन किया विथ ए और आर का भी एक्सीलरेशन किया। और ये फोर्स यहाँ पर टेंशन के थ्रू ट्रांसमिट होगा। ये जो फोर्स रहेगा ये टेंशन के थ्रू यहाँ पर ट्रांसमिट होने वाला है। दिस इज कॉल्ड एज टेंशन। बिल्कुल सिमिलर वे में, सिर्फ यहाँ पर अब ये टेंशन का काम क्या रहेगा। सो देखो इसे अपन सेपरेटली निकालते हैं तो ये दोनों को मैं ऐसा निकाल सकता हूँ। इसके ऊपर एक्ट होने वाला है टेंशन और ये अगर दूसरा ब्लॉक रहेगा तो ये अगर हमारा फोर्स ए पे, इसका एक्सीलरेशन अगर ए है, यहाँ पर टेंशन रहेगा। अब सेम टेंशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ का जो एलिमेंट रहेगा और ये ब्लॉक बी है, इसका भी एक्सीलरेशन ए रहेगा। सो देखो ब्लॉक ए का जो एक्सीलरेशन होने वाला है इट विल बी बिकॉज ऑफ नेट फोर्स, ब्लॉक बी का जो एक्सीलरेशन होने वाला है इट विल बी बिकॉज ऑफ नेट फोर्स। क्या सही है? अब इसका एनालिसिस कैसे करना हम देखेंगे। आप यहाँ पर सिंपली कह सकते हो कि देखो सर ये टेंशन के कारण क्या हो रहा है। तो टेंशन के कारण ब्लॉक बी का जिसका मास एम बी है उसका एक्सीलरेशन हो रहा है ए। यहाँ पर नेट फोर्स के कारण ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन हो रहा है विथ ए, बट नेट फोर्स क्या रहेगा, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स रहेगा एफ माइनस टी
इक्वल टू एम ए इंटू ए। अगर मैं इसे थोड़ा सा और एनालिसिस करके लिखता हूं तो दिस इज एफ इक्वल टू टी राइट में आ जाएगा प्लस एम ए इंटू ए, बट टी की वैल्यू क्या है? दिस इज एम बी इंटू ए प्लस एम ए इंटू ए। अगर ए को कॉमन निकालता हूं तो दिस विल बी एम ए प्लस एम बी इंटू ए। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सा ऑब्वियस है ना। कैसे ऑब्वियस है? ये फोर्स एफ का काम क्या है? इस पूरे सिस्टम का एसिलरेशन करना। क्यों पूरे सिस्टम का? सिर्फ ये तो सिर्फ ए पर लग रहा है, बिल्कुल सही है, पर फोर्स अगर ए पर लग रहा है, ए आगे जाएगा तो ए के साथ अटैच कौन है? स्ट्रिंग। ए अगर आगे जाता है तो स्ट्रिंग भी आगे, स्ट्रिंग का पहला पार्टिकल आगे जाएगा। स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ नहीं सकती है, तो पूरे की पूरी स्ट्रिंग आगे जाएगी। पर स्ट्रिंग किसके साथ कनेक्टेड है? बी के साथ। तो ए आगे जाएगा तो वो बी को पीछे नहीं छोड़ सकता है, बी को भी आगे लेकर जाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ massless and inextensible string. So बेसिकली दिस फोर्स ये पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कर रहा है। दिस फोर्स F इज एक्सीलरेटिंग द कंप्लीट सिस्टम। क्या सही है क्या? तो देखो क्या क्या कहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स which opposes relative motion between the surfaces in contact। जो कांटेक्ट में सरफेस है उनके बीच की रिलेटिव मोशन अपोज करने का काम फ्रिक्शनल फोर्स करेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी द फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन, और उस केस में आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस करके दे दो। इफ द फ्रिक्शन, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज म्यू के। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मूविंग में है तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। उसके भी दो टाइप है, एक है स्लाइडिंग, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा, एंड दूसरा है रोलिंग। हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हेंस फ्रिक्शनल फोर्स इज मिनिमम इन द रोलिंग, उससे ज्यादा रहेगा स्लाइडिंग में, और सबसे ज्यादा रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। क्या रीजन है फ्रिक्शन का? तो हमें पता है interlocking of irregularities of surface is the reason behind frictional force। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन पर एंड सरफेस के नेचर। और हमने कहा फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या इट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, इसे हमने समझ लिया। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू इज लेस देन म्यू एन, हमने लगाया हुआ फोर्स ये म्यू एन से कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रहेगी एक्सटर्नल फोर्स इतनी। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन म्यू इनटू एन, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रहेगी म्यू इनटू एन। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन मतलब क्या है? एन मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस प्रकार से चार फोर्सेस हमारे मैकेनिक्स में जनरली आती है। ठीक है, कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके दो टाइप, पैरेलल टू सरफेस विच इज फ्रिक्शन, परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, और चौथा फोर्स है टेंशन। ठीक है, अगर इतना हुआ तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। उसके पहले बिफोर गोइंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल हम फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट समझते हैं।
अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? तो देखो, हमारी सिस्टम ये बहुत बार दो तीन छोटे छोटे बॉडीज की मिलकर बनेगी, और वहां पर कोई अकेला फोर्स नहीं रहेगा, देयर विल बी मल्टीपल फोर्सेस। इस केस में फिर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, तो उसकी कुछ मेथड्स है, उसकी कुछ स्टेप्स है। अगर हम स्टेप वाइज जाते हैं तो सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। देखते हैं ये स्टेप्स क्या है। क्या है तो देखो, पहले तो कहा कि पूरे सिस्टम की डायग्राम निकालो। फिर क्या कहा, उसका एक पार्ट कंसीडर करो, और सभी फोर्सेस जो है उस पार्ट पर लगने वाले उनको निकाल लो। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लिखो, और ऐसे पॉइंट से शुरुआत करो जिसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पता हो। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब हम क्या कह रहे हैं ये पार्ट तुरंत ध्यान में आ जाएगा। लिखकर हुआ है क्या? हाँ सर। यस सर। ओ, इस प्रकार से हमें सवाल पूछा है। क्या सवाल है? सवाल में कहा है कि इस एक स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर तीन ब्लॉक रखे हैं ए बी सी। ए है 1 kg का, बी है 2 kg का, और सी है 3 kg का। आपको कहा है हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन, और उनको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, तो हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन बता दो और टेंशन भी निकाल लो। सो देखो, अब ऐसे वक्त कैसे करना। सो हमने इसके पहले जो दो चीजें सीखी उसको समझ लेना। एक हमने टेंशन के बारे में पढ़ा है, हाँ सर, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमने अभी फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है। तो स्मूथ और फ्रिक्शनलेस कहने के कारण अभी फ्रिक्शन को पिक्चर में लाने की जरूरत नहीं। फिर और क्या पता है हमें इंफॉर्मेशन? हमें ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कुछ कहा है। तो देखो, पहला पार्ट तो हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एट as all three blocks are connected by massless and frictionless springs, acceleration of each block will be same। क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ ही चेंज नहीं हो सकती है,
जितनी एक ही मोशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, उतनी ही उसको अटैच स्ट्रिंग की होने वाली है, उतनी ही बी की होगी, उतनी ही बी को अटैच स्ट्रिंग की होने वाली है, मतलब उतनी ही सी को होगी, सी की होने वाली है। तो देखो, दैट इज force of 18 Newton is responsible for acceleration of A, B and C. Therefore, 18 Newton equal to acceleration into mass of A plus mass of B plus mass of C. कितना आ जाएगा ये? 3 plus 2 5 plus 1 6. तो acceleration equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब देखो, अब हम एक एक ब्लॉक को निकालते हैं। देखो, के ब्लॉक है 3 kg का, इसका एसिलरेशन आ गया, कितना एसिलरेशन है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये किसके कारण हो रहा है? तो ये इसको अटैच स्ट्रिंग के कारण। अब स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स रहेगा? स्ट्रिंग में जो फोर्स रहेगा उसे आपने कहा है टेंशन। तो यहाँ पर रहेगा टेंशन इन स्ट्रिंग BC। ये दूसरा ब्लॉक है B, 2 kg का। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगने वाला है? इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है TAB। पर अब देखो, ये TBC जैसे सामने रहेगा वैसे ये पीछे भी रहेगा, TAB जैसे सामने रहेगा वैसे TAB पीछे भी रहेगा। तो ब्लॉक बी पर ये TBC रहने वाला है ना, ये ब्लॉक बी पर भी लगेगा। जैसे TAB ब्लॉक बी पर लग रहा है, वैसे ब्लॉक बी पर लगने वाला और फोर्स है TBC। अब आप यहाँ पर कहोगे कि सर जरा देख लो, ब्लॉक सी पर एक्ट होने वाला फोर्स है TBC, which is responsible for acceleration of mass C with A, जो वैल्यू आने वाली है 3 × 3 9 न्यूटन। अगर TBC 9 न्यूटन है तो क्या ये फोर्स 9 न्यूटन रहने वाला है? अगर ऐसा है तो मैं अभी कहूंगा कि यहाँ पर जो नेट फोर्स रहेगा विच इज TAB माइनस TBC, ये नेट फोर्स इस सिस्टम का एक्सीलरेशन करेगा मास ऑफ B इंटू A। देयरफॉर TAB आने वाला है TBC प्लस मास ऑफ B इंटू A। TBC की वैल्यू आई है 9, मास ऑफ B इज 2, एक्सीलरेशन इज 6, 3 2 जा 6 प्लस 9 15 न्यूटन। आ गए दोनों टेंशन और एक्सीलरेशन, इतना ही तो निकालना था। आ गया क्या आंसर? अब आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो क्रॉस चेक?
अब देखो आप कहोगे कि सर इस 1 kg पर इधर फोर्स है 18 और इस ये अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स हमारा आया है 15 और इसका मास है 1 kg। तो नेट फोर्स कितना हुआ 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में। उसके कारण इसका एक्सीलरेशन कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यही हमारा एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम आया है? बिल्कुल सही है, मतलब हमने जो कैलकुलेशन किए वो सही है। ठीक है, इस प्रकार से तीसरी वैल्यू अगर आप फिर से तीसरा ब्लॉक को अगर यूज करते हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपका आंसर सही है या नहीं। आया क्या ध्यान में किस प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम और टेंशन इन फोर्सेस को यूज करते हैं हम?